हाय हेलो नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल में। हम लोग मध्यकालीन इतिहास की तरफ अब देखेंगे और एंशियंट हिस्ट्री बिहार का हम लोगों ने देख लिया है। एक बात जो आप अपने दिमाग में रखेंगे इन सब चीज़ों को देखते हुए, पढ़ते हुए और डिस्कशन को सुनते हुए कि हम लोग मेडिएवल बिहार की बात कर रहे हैं, मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ बिहार, ना कि इंडिया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आपको लगेगा कि ये चीज़ें छूट गई हैं, ये चीज़ें नहीं बताई गई। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि हम बिहार के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक, तो थोड़ा सा रिकेप करते हैं कर्नाट वंश के अंत से और मैथिली संस्कृति और मध्यकालीन बिहार यानी तुर्क शासन जब आता है बिहार के अंदर, वहां से कर्नाट वंश की संस्कृति, विरासत और पंजी प्रबंध। तो उत्तरी और मध्य बिहार का विलय होता है कब? जब गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद उत्तरी और मध्य बिहार के क्षेत्रों का विलय दिल्ली सल्तनत में हो गया। 1378 का समय है। यहाँ आते आते कर्नाट वंश जो है वो पूरी तरीके से पूर्णतः उसका अंत हो गया, खत्म हो गया वो। ठीक है, महान समाज सुधारक हरि सिंह देव, कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव 1279 से 1335 के बीच तक उन्होंने शासन किया मिथिला क्षेत्र पर। और इनका नाम इतिहास में एक महान समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर के रूप में बहुत सक्रिय रहा। पंजी प्रबंधन क्या है? तो पंजी प्रबंध का विकास होता है राजा हरि सिंह देव के शासनकाल में। मैथिली ब्राह्मण और कायस्थों के लिए ऐतिहासिक पंजी प्रबंध, पारिवारिक वंशावली के रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था, ठीक है, का व्यवस्थित विकास हुआ। इसके परिणाम स्वरूप पंजीकरण करने वाले पंजीकारों का एक बिल्कुल नया वर्ग संगठित हुआ। मैथिल समाज का परिपक्व स्वरूप, इसी काल में स्मृति यानी कि कानूनी ग्रंथ और निबंध संबंधी रचनाएं बहुत बड़ी संख्या में लिखी गईं। आज के समय तक वर्तमान मैथिल समाज का जो सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचा हमें दिखाई देता है उसकी मुख्य विशेषताएं इसी कर्नाट काल में ही परिपक्व यानी मैच्योर रूप धारण कर सकी थी। अब बात करेंगे मध्यकालीन बिहार तुर्क आक्रमण के समय की राजनीतिक स्थिति। तो खंडित बिहार, 12वीं और 13वीं शताब्दियों के मोड़ पर जब तुर्कों के आक्रमण शुरू हुए तो बिहार का पूरा क्षेत्र कोई एक संगठित राजनीतिक इकाई नहीं था। ठीक है, यानी वहाँ किसी एक राजा के छत्र छाया तरह बिहार नहीं पल रहा था, बल्कि गंगा नदी का विभाजन, यानी उस समय उत्तर और मध्य बिहार के बीच बहने वाली जो गंगा नदी केवल एक भौगोलिक विभाजन रेखा नहीं थी, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक सीमा रेखा भी थी। उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग उस समय मिथिला के कर्नाट राज्य के अधीन सुदृढ़ था। इसके विपरीत मध्य बिहार का जो क्षेत्र था वो विभिन्न छोटे छोटे स्थानीय शासकों और सामंतों के नियंत्रण में बिखरा हुआ था। मध्यकाल की मुख्य विशेषता, तो मध्यकालीन बिहार के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि आगे चलकर ये सभी बिखरे और पृथक यानी अलग क्षेत्र तुर्कों के आने के बाद एक संगठित राजनीतिक इकाई और केंद्रीय प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आ गए। इब्ने बख्तियार खिलजी और बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना। तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक और मुख्य श्रेय जो है इब्ने बख्तियार खिलजी, पूरा नाम मलिक गाजी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी को जाता है। सहायक के रूप में शुरुआत की इसने, और शुरुआत में कोई स्वतंत्र राजा नहीं था, बल्कि बनारस और अवध क्षेत्र के तुर्क सेनापति मलिक हुशामुद्दीन का एक साधारण और पराक्रमी सहायक था। सैनिक अभियानों की शुरुआत उसने 12वीं से 13वीं शताब्दियों के संधि काल में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर अपने छोटे छोटे सैनिक अभियान और आक्रमण आरंभ किए। समकालीन राजा उस समय कौन कौन थे? तो जिस समय बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया उस समय बंगाल में सेन वंश का शासन लक्ष्मण सेन था। ठीक है, और मगध के कुछ हिस्सों पर पाल वंश का शासक इंद्रधुम पाल शासन कर रहा था। उदंतपुरी और नदिया, बंगाल की ऐतिहासिक विजय। उदंतपुरी की पहली बड़ी जीत 1198 ईस्वी, बख्तियार खिलजी को बिहार के क्षेत्र में पहली सबसे महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी, वर्तमान में बिहार शरीफ, की विजय से मिली, जो 1198 ईस्वी में पूरी तरह संपन्न हुई। नदिया बंगाल में पड़ता है। इस पर चढ़ाई की गई 1203 से 1204 की ईस्वी के बीच।
उदयपुरी की सफलता से उत्साहित होकर 1203 से 4 के बीच बंगाल की ऐतिहासिक राजधानी नदिया पर अचानक धावा बोल दिया। किसने? बख्तियार खिलजी ने, जो सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन की मुख्य राजधानी थी। बिना युद्ध किए राजा का पलायन। इस आक्रमण के समय बख्तियार खिलजी को किसी विशेष सैन्य विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। नदिया नगर में तुर्कों के अचानक घुसने की खबर सुनकर राजा लक्ष्मण सेन इतना भयभीत हो गया कि वह बिना कोई युद्ध किए ही अपनी राजधानी छोड़कर भाग गया, पलायन कर गया। तुर्क प्रशासन की स्थापना और दिल्ली से दूरी की चुनौती। संपूर्ण नियंत्रण। इस आसान जीत के बाद गंगा नदी के पूरे दक्षिणी मैदान पर बंगाल के भी अधिकांश बड़े भागों पर तुर्कों का प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित हो गया। लखनौती बनी राजधानी। बख्तियार खिलजी ने इन सभी जीते गए विस्तृत क्षेत्रों को एक प्रशासनिक इकाई में संगठित किया और अपनी मुख्य राजधानी लखनौती लक्ष्मणवटी बंगाल में बनाई। तो कायदे से ये जो नाम चेंज हुए, चाहे उदयपुरी का बिहार शरीफ रख दिया है लखनौती, तो इन सब का फिर से वही नाम रखना चाहिए। बीजेपी की सरकार है, नाम बदलने में माहिर है कि नहीं? क्या बिहार शरीफ का नाम चेंज करके उदयपुरी फिर से रखना चाहिए और लखनौती लक्ष्मणवटी रखना चाहिए, या उससे भी कोई पुराना नाम है तो वो रखना चाहिए। खैर, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की संप्रभुता। उसने दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की सर्वोच्च सत्ता यानी संप्रभुता को औपचारिक रूप से स्वीकार तो किया, मगर व्यवहार में वह अपने विजित जीते गए क्षेत्रों का पूरी तरह शासक बना रहा। कौन? बख्तियार खिलजी। दिल्ली के लिए नियंत्रण की चुनौती। बख्तियार खिलजी की मृत्यु के उपरांत ये क्षेत्र संभवतः ऐबक द्वारा अधिकृत सल्तनत में शामिल कर लिए गए, लेकिन बिहार पर अपना स्थायी नियंत्रण बनाए रखना दिल्ली के सुल्तानों के लिए हमेशा एक कठिन काम सिद्ध हुआ। भौगोलिक कारण। बिहार के पूर्व में बंगाल का क्षेत्र था, दिल्ली से अत्यधिक भौगोलिक दूरी थी, सुदूर रास्ते थे, उस समय कोई रोड वोड तो बना नहीं था, और सुगम आवागमन यानी यातायात के पर्याप्त साधनों की भारी कमी थी। उस समय वहां पे लूट मार भी होता था, छीन लेते थे रास्ते में। ठीक है, तो भारी कमी के कारण बिहार और बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियां जो है हमेशा एक जैसी बनी रही, जहां दिल्ली के कमजोर होते ही गवर्नर अपनी स्वतंत्रता की राह देखने लगते थे, यानी जो भी वहां पे शासक होता था वो खुद को स्वतंत्र घोषित करने के चक्कर में लग जाता था। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत कालीन बिहार और बंगाल के बीच संघर्ष। तो अभी तक तो हम लोगों ने रिवीजन किया, अब आगे हम लोग चल रहे हैं मध्यकालीन इतिहास जो कि बिहार का है, ठीक है, उसकी तरफ। तो दिल्ली सल्तनत कालीन बिहार और बंगाल के बीच संघर्ष। बंगाल में अलगाववाद और बिहार का अखाड़ा बनना। अलगाववादी भावना। दिल्ली से अत्यधिक भौगोलिक दूरी, आवागमन के साधनों का अभाव और स्थानीय सामंतों की उच्च महत्वाकांक्षा के कारण बंगाल में अलगाववादी यानी अलग होने की भावना हमेशा प्रबल रही। यही वजह थी कि सल्तनत काल में बंगाल में कई बार स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ। बिहार अग्रिम सुरक्षा रेखा एडवांस सिक्योरिटी लाइन के रूप में। ऐसी अस्थिर परिस्थितियों में बंगाल के स्वतंत्र शासक हमेशा बिहार पर भी नियंत्रण करने की कोशिश करते रहते थे। उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि यदि पश्चिम यानी दिल्ली की तरफ से कोई सेना आक्रमण करे तो वे बिहार का उपयोग अपनी रक्षा के लिए एक बफर जोन या अग्रिम सुरक्षा रेखा के रूप में कर सके। ठीक है, अब दिल्ली से जाएंगे तो पहले बिहार पड़ेगा, बाद में बंगाल पड़ेगा। ठीक है, तो पहले बिहार से भिड़िए फिर आइए बंगाल, ऐसा उन्होंने बना रखा था एडवांस सिक्योरिटी लाइन। ठीक है, संघर्ष का मैदान भी बिहार ही होता था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बिहार का पूरा क्षेत्र दिल्ली के सुल्तानों और बंगाल लखनौती के शासकों के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई का मुख्य अखाड़ा बना रहा। दिल्ली के कई प्रमुख सुल्तानों जैसे इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह और सिकंदर लोदी के बड़े सैन्य अभियान इसी क्षेत्र में आयोजित हुए, बिहार में ही। इल्तुतमिश और बलबन के सैन्य अभियान। पहला सुल्तान इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश से था, याद है, पढ़ा है? चले पढ़ेंगे हम लोग। दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश पहला ऐसा सुल्तान था जिसने बिहार के क्षेत्र में एक व्यवस्थित सैनिक अभियान आयोजित किया था। इवज की पराजय 1225 ईस्वी। इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी के आसपास बंगाल के तत्कालीन शासक हिसामुद्दीन इवज को युद्ध में बुरी तरह पराजित किया और बिहार के क्षेत्र पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार स्थापित कर लिया। हालांकि उसके उत्तराधिकारी बाद के शासक इतने कमजोर थे कि वे इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में पूरी तरह असमर्थ रहे। बलबन का अभियान और तुगरील का दमन।
सुल्तान बलबन ने दोबारा बिहार के क्षेत्र में सैन्य अभियान किया। बलबन कौन था इल्तुतमिश का? आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, तो इस क्षेत्र में सैन्य अभियान बलबन ने स्टार्ट किया और उसने बंगाल के विद्रोही गवर्नर तुगरील खान के विद्रोह का क्रूरतापूर्वक जो है दमन किया। नियंत्रण का दायरा इस शुरुआती दौर में तुर्कों का वास्तविक नियंत्रण संपूर्ण बिहार पर नहीं था, बल्कि मुख्य रूप से गंगा नदी के सटे हुए दक्षिणी मैदानी भागों तक ही सीमित था। तुगलक काल, बिहार में दिल्ली का नियंत्रण निर्णायक वर्चस्व। बिहार के इतिहास में तुगलक काल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दौर में बिहार पर दिल्ली के सुल्तानों का अस्थायी और निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ। गयासुद्दीन तुगलक का तीर्थ अभियान 1324 ईस्वी, वर्ष 1324 ईस्वी में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक जब अपने बंगाल अभियान से वापस दिल्ली लौट रहा था, तब उसने उत्तर बिहार यानी तिरहुत पर आक्रमण करके कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह देव को पराजित कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक और तुगलकपुर का उदय। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार के प्रांतपति मुख्ता गवर्नर मजदुल मुल्क ने राजा हरि सिंह देव के विरुद्ध एक और आक्रामक अभियान चलाया, जिसके कारण हरि सिंह देव को भागकर नेपाल की पहाड़ियों में शरण लेने के लिए विवश होना पड़ा। इसके बाद तिरहुत का पूरा क्षेत्र आधिकारिक रूप से तुगलक साम्राज्य में मिला लिया गया और इसका नया नाम बदलकर क्या रखा गया? तुगलकपुर रख दिया गया। लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, बदल गया नाम। इस क्षेत्र से मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जारी किए गए सिक्के, तुगलक करेंसी, आज भी उपलब्ध हैं। इसी सुल्तान ने दरभंगा में एक मजबूत दुर्ग, किले और एक जमा मस्जिद का भव्य निर्माण भी कराया था। फिरोज शाह तुगलक का अभियान और सूफी संत। बंगाल अभियान 1359। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान 1359 ईस्वी के दौरान बिहार के रास्ते गुजरा था। उसी विशाल सेना संभवतः झारखंड के जंगलों के रास्ते होती हुई बंगाल की ओर आगे बढ़ी थी। ऐतिहासिक प्रमाण व अभिलेख। फिरोज शाह तुगलक के समय के कई महत्वपूर्ण अभिलेख बिहार के पटना और गया के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त राजगीर के कुछ प्रसिद्ध जैन मंदिरों के अभिलेखों में भी सुल्तान फिरोज शाह द्वारा उन्हें आर्थिक अनुदान दिए जाने की स्पष्ट चर्चा मिलती है। ठीक है, तो सूफी साहित्य से इतिहास की जानकारी। बिहार में तुगलक शासन के इस इतिहास को जानने के लिए समकालीन सूफी संतों की रचनाएं सबसे प्रामाणिक स्रोत हैं। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत हजरत शरीफुद्दीन यहिया मनेरी के मलफूजात, उनकी उक्तियों और उपदेशों का संकलन, उसको मलफूजात कहते हैं, और मनाकिबुल असफिया जैसी महान रचनाओं से हमें उस समय के बिहार की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की सटीक जानकारी मिलती। सीरत फिरोज शाही का विवरण। समकालीन ग्रंथ सीरत फिरोज शाही में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि सुल्तान फिरोज शाह ने बिहार यात्रा के दौरान यहाँ के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चारमपोश से व्यक्तिगत रूप से भेंट यानी मुलाकात की थी। आगे बढ़ते हैं। बिहार नाम की उत्पत्ति और नई राजधानी। तो बिहार शरीफ बनी राजधानी तुगलक काल में पूरे बिहार राज्य की प्रशासनिक राजधानी आधुनिक नालंदा जिले में स्थित बिहार शरीफ नगर में बनाई गई थी। नामकरण का आधार इस पूरे राज्य का नाम बिहार इसी तुगलक काल में ही पड़ा। इतिहासकारों और जनश्रुतियों के अनुसार उदंतपुरी और उसके आसपास के क्षेत्रों में बौद्ध भिक्षुओं के रहने के बहुत सारे बौद्ध विहार यानी मोनास्ट्रीज स्थित थे और बौद्ध विहारों की इसी अत्यधिक संख्या के कारण इस पूरे क्षेत्र को बिहारों की भूमि यानी बिहार कहा जाने लगा। ठीक है, तो बिहार नाम का प्रथम साहित्यिक स्रोत और बिहार में अफगान प्रभुत्व। बिहार नाम का प्रथम उल्लेख और मलिक इब्राहिम मलिक बया का मकबरा। तो बिहार नाम का आधार जो है वो बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ उदंतपुरी का प्रसिद्ध महाविहार स्थित था और इसके साथ ही अनेक अन्य बौद्ध बिहार भी इस क्षेत्र में सक्रिय थे। बौद्ध बिहारों मोनास्ट्रीज की इसी अधिकता के कारण तुर्कों ने इस नगर को अर्जे बिहार अर्थात बिहारों की भूमि कहा। आगे चलकर इस नाम से संबद्ध पूरी प्रशासनिक इकाई का नाम बिहार कहलाया। ठीक है, प्रथम साहित्यिक स्रोत की अगर बात करें तो इस नाम का सर्वप्रथम ऐतिहासिक उल्लेख 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज उस सिराज द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ तबकाते नासिरी में मिलता है। आप लोग लिख लेंगे अपने नोट्स में, ठीक है, कि मिनहाज उस सिराज तबकाते नासिरी पूछा गया था एक साल, ठीक है, लिख लेंगे।
मलिक इब्राहिम, मलिक बया। तुगलक काल में बिहार के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध प्रशासकों यानी गवर्नरों में मलिक इब्राहिम का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्हें सामान्यतः मलिक बया कहा जाता है। बिहार शरीफ में एक पहाड़ी पर स्थित इनका मकबरा तुगलक कालीन स्थापत्य यानी आर्किटेक्चर का एक बेहद सुंदर उदाहरण है। इस मकबरे का मुख्य आकर्षण इसका शंकुधारी या शंकु यानी कॉनिकल गुंबद है। ठीक। तैमूर का आक्रमण और जौनपुर शर्की वंश का प्रभाव। तो तुगलक साम्राज्य का विघटन वर्ष 1398 से 99 में तैमूर लंग विनाशकारी आक्रमण के स्वरूप में दिल्ली के तुगलक साम्राज्य का पूरी तरह विघटन यानी पतन हो गया। जौनपुर राज्य का अंग केंद्रीय सत्ता कमजोर होने के कारण बिहार का क्षेत्र अपने पश्चिम में तेजी से संगठित हो रहे स्वतंत्र जौनपुर राज्य शर्की वंश का आंशिक आंशिक अंग जो है बन गया। जौनपुर के सरकी शासकों का विस्तार बिहार में बक्सर और दरभंगा तक हो गया, जबकि राज्य के शेष भागों पर अधिकार के लिए बंगाल के शासक लगातार प्रयास करते रहे। जौनपुर और बंगाल का लंबा संघर्ष। इस क्षेत्र पर अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए जौनपुर के शर्की शासकों और बंगाल के हुसैन शाही शासकों के बीच एक बहुत लंबा और भीषण संघर्ष हुआ। यह संघर्ष आगे चलकर जौनपुर पर दिल्ली की विजय के बाद भी दिल्ली और बंगाल के शासकों के बीच निरंतर चलता रहा। अब बात करेंगे सिकंदर लोदी का अभियान और नुहानी अफगानों की नियुक्ति। सिकंदर लोदी का बिहार शरीफ अभिलेख। सिकंदर लोदी के बिहार शरीफ अभिलेख से यह पुख्ता जानकारी मिलती है कि 1495 से 96 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने जौनपुर के सरकी राजा हुसैन शाह शर्की को बुरी तरह पराजित किया। इस विजय के बाद उसने दरिया खान नुहानी को बिहार का नया मुख्य प्रशासक यानी गवर्नर नियुक्त किया। दिल्ली बंगाल सीमा निर्धारण 1504 ईस्वी। अंततः सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी के आसपास बंगाल के शासक के साथ एक महत्वपूर्ण शांति संधि की। इस संधि के तहत मुंगेर के क्षेत्र को बंगाल और बिहार के मध्य की आधिकारिक सीमा रेखा निर्धारित कर दिया गया। नुहानी अफगानों की सुदृढ़ स्थिति। लोदी शासकों के पूरे कालखंड में बिहार के क्षेत्र में नुहानी अफगानों की स्थिति राजनीतिक रूप से अत्यधिक मजबूत हो गई। दिल्ली से मतभेद। समय के साथ बिहार के गवर्नर दरिया खान नुहानी के संबंध दिल्ली के अंतिम लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ अच्छे नहीं रहे। दरिया खान नुहानी बिहार में एक पूर्णतः स्वतंत्र राज्य के निर्माण के लिए विचार और योजना बना रहा था, परंतु इसी बीच 1523 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। पानीपत की लड़ाई 1526 और सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी का उदय। मुगलों का आगमन होता है 1526। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के हाथों लोदी शासक इब्राहिम लोदी की करारी हार और मृत्यु के बाद दिल्ली और आगरा पर मुगलों का अधिकार कब्जा हो गया। सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी की स्वतंत्रता की घोषणा। दिल्ली सल्तनत के बिखरते ही बिहार में दरिया खान नुहानी के पुत्र सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के नाम से स्वयं को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया और सत्ता ग्रहण कर ली। उसका असली और निजी नाम बहार खान था। कबीलों का समर्थन। बहार खान मोहम्मद शाह को इस स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करने में नुहानी और फरमूली अफगान कबीलों के प्रमुख सरदारों ने अपना पूरा समर्थन दिया था। मुगलों से आरंभिक संघर्ष और बिहार का राजनीतिक विभाजन। बाबर और हुमायूं की कार्रवाई। बिहार के इन स्वतंत्र अफगानों का मुगलों से आरंभिक संघर्ष तब शुरू हुआ जब उन्होंने पश्चिम की दिशा यानी उत्तर प्रदेश जौनपुर में अपने साम्राज्य विस्तार के प्रयास किए। मुगल सम्राट बाबर ने इन बढ़ते अफगानों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए अपने पुत्र हुमायूं को सैन्य आदेश दिया। हुमायूं ने बड़ी चतुरता से जौनपुर पर अफगानों के नियंत्रण करने के इस बड़े प्रयास को पूरी तरह विफल यानी नाकाम कर दिया। बिहार का दो हिस्सों में विभाजन। इस समय पूरा बिहार मुख्य रूप से दो अलग अलग अफगान शासकों के नियंत्रण में विभाजित हो चुका था। दक्षिण बिहार का क्षेत्र यह हिस्सा पूर्व में मुंगेर तक पूरी तरह सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी बहार खां के नियंत्रण में सुरक्षित था। उत्तर बिहार का क्षेत्र यह क्षेत्र अन्य अफगान सरदारों के प्रभाव में चल रहा था, जिसकी विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। बिहार में मुगलों का प्रवेश और शेर शाह सूरी का अभ्युदय। बाबर का आक्रमण, घाघरा का युद्ध 1529 और मनेर यात्रा। उत्तर बिहार पर नसरत शाह का नियंत्रण। इस समय पश्चिम में बलिया और सारण तक उत्तर बिहार का क्षेत्र बंगाल के सुल्तान नसरत शाह के अधीन था। बाबर के बढ़ते खतरे को देखते हुए अफगान शासक मुगलों का विरोध करने के लिए एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। महमूद लोदी का आगमन।
इसी बीच दिल्ली से भागा इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी बिहार आ पहुंचा और यहाँ शरण लेकर मुगलों के विरुद्ध दोबारा संघर्ष की तैयारी शुरू कर दी। घाघरा की लड़ाई 1529 मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में घाघरा की लड़ाई में इन संयुक्त अफगान ताकतों को बुरी तरह पराजित किया। इस जीत के बाद बाबर ने बक्सर और चौसा तक के क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया। तुजू के बाबरी में मनेर का उल्लेख है। बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में इस बात की चर्चा की है कि वह बिहार में मनेर तक आया था और वहां स्थित बड़ी दरगाह यानी हजरत मखदूम यहिया मनेरी की दरगाह पर हाजिरी दी थी। जलाल खां की नियुक्ति। बाबर ने विस्थापित महमूद लोदी को हटाने के बाद पूर्व अफगान शासक मोहम्मद शाह के अल्पायु पुत्र जलाल खां को बिहार का नया प्रशासनिक मुख्य, ठीक है, यानी प्रशासक नियुक्त कर दिया, यानी अपना गवर्नर बना दिया। अब बात करेंगे हुमायूं की चुनौती और दौरा की लड़ाई 1352। गलत लिखा हुआ है, 1352 नहीं 1532 होना चाहिए, ठीक है, इसको सुधार लेंगे आप लोग। हुमायूं की चुनौतियां और दौरा की लड़ाई जो है, दौरा की लड़ाई हुई थी 1532 में, न कि 1352 में, ठीक है। चलिए, अफगानों का पूर्ण गठन। बाबर की मृत्यु 1530 के बाद जब उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा तो उसकी आरंभिक राजनीतिक कठिनाइयों का लाभ उठाकर पूर्वी भारत के अफगानों ने फिर से मुगलों के खिलाफ हथियार उठा लिया। दौरा की लड़ाई हुई 1532। सुल्तान हुमायूं ने 1532 में दौरा यानी दौरा की लड़ाई में अफगान सेना को करारी शिकस्त दी। नुहानी सत्ता का अंत और नए नेता का उदय। इस हार के साथ ही बिहार में लंबे समय से चली आ रही नुहानियों की सत्ता कमजोर होकर समाप्त होने लगी। नुहानी शक्ति के इसी पतन ने अफगानों के बीच एक बिल्कुल नए योग्य और शक्तिशाली नेता के उदय का रास्ता साफ कर दिया, ठीक है, जिसका नाम फरीद खां अथवा शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी प्रारंभिक जीवन और जब्ती प्रणाली। जन्म। शेरशाह का जन्म संभवतः 1486 ईस्वी में हुआ था। सासाराम की जागीरदारी उसके पिता हसन खां सूर बिहार के सासाराम सहसराम, उस समय जो सासाराम का नाम था, ठीक है, सहसराम के जागीरदार थे, ठीक है। हसन खान सूर उनका नाम था, शेरशाह सूरी के फादर। तो एक महत्वाकांक्षी युवक के रूप में शेरशाह ने सासाराम की जागीर का पूरा प्रशासनिक जिम्मा अपने हाथों में लिया और वहां के लगान प्रबंध को अत्यधिक सुसंगठित और आधुनिक रूप दिया। इसी ने सबसे पहले जब्त प्रणाली, ठीक है, राजा टोडरमल ने नहीं बल्कि शेरशाह सूरी ने जब्त प्रणाली स्टार्ट की थी। तो जब्त सिस्टम जो है लगान सुधारों के इसी सिलसिले में उसने राजस्वी प्रणाली या रेवेन्यू सिस्टम का एक नया मॉडल तैयार किया जो आगे चलकर पूरे उत्तर भारत के बहुत बड़े हिस्से में जब्त प्रणाली के नाम से लागू हुआ। इस लगान व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें भूमि की बाकायदा माप यानी नाप के आधार पर लगान निर्धारित किया जाता था। शेरशाह सूरी का उत्थान और हुमायूं से ऐतिहासिक संघर्ष। शेरशाह ने बहुत ही चतुरता से बिहार में अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया। जलाल खां के दरबार में पैठ। मुगलों के खिलाफ बड़े संघर्ष पर उतरने से पहले उसने बिहार के युवा नुहानी शासक जलाल खां के दरबार में अपनी शक्ति और प्रभाव को मजबूत कर लिया। इस दौरान उसे उन नुहानी सरदारों के कड़े विरोध का सामना भी करना पड़ा जिन्हें बंगाल के शासक का समर्थन हासिल था। सूरजगढ़ा की लड़ाई 1536। शेरशाह सूरी ने 1536 ईस्वी में सूरजगढ़ा की प्रसिद्ध लड़ाई में बंगाल की विशाल सेना को पराजित कर दिया। इस ऐतिहासिक जीत ने उसे पूरे पूर्वी भारत यानी बिहार और बंगाल के क्षेत्र में सर्वोपरि और अजय बना दिया। बंगाल पर अधिकार 1537। इसके अगले ही वर्ष 1537 ईस्वी में उसने बंगाल पर भी अपना पूर्ण अधिकार जमा लिया। मुगलों के खिलाफ निर्णायक जीत। चौसा का युद्ध होता है 1539। शेरशाह सूरी बढ़ती ताकत को कुचलने के आए जो मुगल सम्राट हुमायूं थे उसको शेरशाह ने बक्सर के समीप 1539 ईस्वी में चौसा की निर्णायक लड़ाई में बुरी तरह पराजित कर दिया। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध अगले ही साल 1540। इसके ठीक अगले वर्ष 1540 ईस्वी में शेरशाह ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को दोबारा परास्त किया, 2 बार हरा दिया लगातार। इस हार के बाद हुमायूं अपनी जान बचाकर ईरान में शरणार्थी बनने पर मजबूर हो गया और शेरशाह ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है। बिहार का गौरव
इस प्रकार बिहार के क्षेत्र ने एक बार फिर संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में अत्यंत निर्णायक भूमिका निभाई और यह क्षेत्र मुगलों के विरुद्ध अफगानों के सफल प्रतिरोध का सबसे प्रमुख केंद्र बना। पटना का पुनर्निर्माण और नए दुर्ग का निर्माण। पटना दुर्ग का निर्माण। दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद शेरशाह ने अपने शासनकाल में प्रांतीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पटना में एक अभेद दुर्ग किले का निर्माण कराया। इस पूरे प्रशासनिक प्रबंध और निर्माण कार्य पर उस समय 5 लाख रुपए खर्च हुए थे। ठीक है। प्रांतीय राजधानी के रूप में पुनरुद्धार शेरशाह सूरी ने इस ऐतिहासिक नगर पटना का पुनरुद्धार करते हुए इसे पुनः बिहार की मुख्य प्रशासनिक राजधानी के रूप में स्थापित किया। शेरशाह द्वारा बिहार का नवनिर्धारण और मुगल साम्राज्य में बिहार। शेरशाह सूरी द्वारा पटना को राजधानी बनाना 1541 ईस्वी की घटना है। इसको आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लेंगे। राजधानी का गौरव। शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में पटना को बिहार की आधिकारिक राजधानी बनाया। तब से लेकर आज तक पटना नगर का प्रांतीय राजधानी के रूप में इतिहास निरंतर बना हुआ है। ठीक है। तारीख दाऊदी का साक्ष्य। पटना में अभेद दुर्ग किले के निर्माण और इसे प्रांतीय राजधानी घोषित करने की पूरी ऐतिहासिक चर्चा अब्दुल्ला द्वारा रचित ग्रंथ तारीख दाऊदी लिख लेंगे नोट्स में। अब्दुल्ला द्वारा रचित तारीख दाऊदी में विस्तार से लिखा है। क्या लिखा है? पटना के जो किला बनाया गया उसके पूरे निर्माण की जो पूरा ऐतिहासिक घटना है उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। चर्चा। भौगोलिक व सामरिक महत्व। तारीख दाऊदी के अनुसार पटना नगर की राजनीतिक भौगोलिक स्थिति और इसके सामरिक यानी सैनिक महत्व को गहराई से भांप कर ही शेरशाह ने इसे अपनी नई राजधानी बनाने का बड़ा निर्णय लिया था। बिहार का भौगोलिक एकीकरण। शेरशाह ने बिहार की राजनीतिक सीमाओं और उसके प्रशासनिक ढांचे का नए सिरे से निर्धारण यानी नव निर्धारण किया। उसने गंगा नदी के उत्तरी मैदान मिथिला तिरहुत और दक्षिणी मैदान मगध को प्रशासनिक रूप से एकीकृत इकट्ठा करके एक मजबूत राजनीतिक इकाई संगठित की। नदियों के तमाम राजनीतिक उतार चढ़ाव के बाद आज वर्तमान में जो बिहार की राजनीतिक सीमाएं हमें दिखाई देती हैं वस्तुतः वही है जो शेरशाह द्वारा निर्धारित की गई थी। मुगल काल में बिहार की प्रशासनिक व राजस्व स्थिति डेटा टेबल है, इसके बारे में बात करें। मुगल काल के दौरान अलग अलग सम्राटों के समय बिहार की प्रशासनिक इकाइयों सरकारों जिलों परागनों ब्लॉक और वार्षिक राजस्व लगान का विवरण जो है इस प्रकार है। कालखंड की बात करें तो सम्राट अकबर का समय। ऐतिहासिक स्रोत कहाँ मिलता है? अबुल फजल आईन अकबरी। प्रशासनिक विभाजन कैसा था? 7 सरकारें थी, 199 प्रागने थे। ठीक है। प्रागन। वार्षिक लगान कितना मिलता था? तो 55 लाख रुपए यहाँ से वार्षिक लगान मिलता था। बिहार की भौगोलिक सीमाएं उस समय तो रोहतास से लेकर तेलियागढ़ी भागलपुर संथाल परगना के पास और तिरहुत के पर्वतीय क्षेत्रों तक विस्तृत थी। औरंगजेब के समय बर्नियर फ्रांसीसी यात्री ठीक है बताता है ऐतिहासिक स्रोत। ठीक। प्रशासनिक विभाजन कैसा था? 8 सरकारें थी, 245 प्रागने थे। प्रागनों की संख्या बढ़ चुकी थी और 96 लाख रुपए का वार्षिक जो है यहाँ से लगान वसूला जाता था। साम्राज्य विस्तार के कारण सरकारों और प्रागनों की संख्या के साथ साथ राजस्व में भी भारी बढ़ोतरी हुई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार और मुगल साम्राज्य। कारारानी वंश का उदय और अंत। अफगानों का नियंत्रण हुमायूं द्वारा 1555 से 56 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना किए जाने के बावजूद जब शेरशाह सूरी चले जाते हैं दुनिया से, बिहार का क्षेत्र व्यवहारिक रूप से अफगानों के ही सीधे नियंत्रण में बना रहा। कारारानी राजवंश का गठन। बिहार में ताज खां कारारानी के कुशल नेतृत्व में एक नए स्वतंत्र अफगान राज्य का गठन हुआ। उसके भाई और उत्तराधिकारी सुलेमान खां कारारानी 1565 से 72 ने अपने शासनकाल में राज्य का व्यापक विस्तार किया और उड़ीसा के कुछ प्रमुख क्षेत्रों को भी अपनी सत्ता सुदृढ़ कर ली। अकबर के प्रति नीति। सुलेमान खां कारारानी ने चतुर कूटनीति के तहत मुगल सम्राट अकबर के प्रति हमेशा सम्मानपूर्वक व्यवहार रखा और उसे संतुष्ट रखा। गिफ्ट उफ्ट देते रहे, भेजते रहे, जिससे मुगलों ने उसके समय बिहार पर सीधा हमला नहीं किया। दाऊद खां कारारानी की धृष्टता यानी क्या कहते हैं दुस्साहस। ठीक। और अकबर का आक्रमण। तो सुलेमान खां के पुत्र दाऊद खां कारारानी ने गद्दी पर बैठते ही अपने पिता की नीति के विपरीत अकबर के
प्रति क्या किया, अत्यंत अहंकारी आचरण अपनाया और खुद को पूरी तरह स्वतंत्र घोषित कर दिया। अकबर ने उसे दंडित करने के उद्देश्य से 1574 ईस्वी में बिहार पर एक बड़ा सैन्य आक्रमण किया। अफगानों के कड़े और तीखे विरोध के कारण स्वयं सम्राट अकबर को युद्ध का संचालन करने के लिए बिहार की धरती पर आना पड़ा। अब क्या होता है कि लास्ट में 1576 ईस्वी में अकबर ने पटना नगर को जीत लिया और पराजित दाऊद खां करारानी मैदान छोड़कर भाग गया। इसके ठीक बाद अकबर ने आगे बढ़कर बंगाल को भी पूरी तरह जीत लिया। अंतिम अफगान शासक इतिहास में दाऊद खां करारानी को बिहार का अंतिम अफगान शासक माना गया है। इस लाइन को अपने नोट्स में नोट कर लेंगे, पूछता है, ठीक है, बीपीएससी में। बिहार को सूबा प्रांत का दर्जा और राजा मानसिंह की सूबेदारी। मुगल सूबा 1580 ईस्वी में अकबर की जीतों के बाद 1580 ईस्वी के आसपास बिहार को मुगल साम्राज्य के एक पूर्ण सूबा यानी प्रांत स्टेट का आधिकारिक दर्जा प्राप्त हुआ। शुरुआती चुनौतियां। बिहार में मुगलों का शुरुआती शासनकाल काफ़ी कठिन और अशांत रहा। स्थानीय अफगान कबीलों ने मुगलों के खिलाफ कई बड़े हिंसक विद्रोह किए, लेकिन मुगल सेना ने समय समय पर इन्हें पूरी तरह दबा दिया। राजा मान सिंह का स्वर्णकाल 1587 से लेकर 94 ईस्वी। अकबर के समय बिहार के मुगल प्रांतपतियों, गवर्नरों, सूबेदारों में राजा मान सिंह का नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है। 1587 से 1594 ईस्वी के बीच मान सिंह ने बिहार में मुगल सत्ता को गजब की मजबूती और स्थायित्व प्रदान किया। स्थानीय जमींदारों का दमन। मान सिंह ने मुगलों की सत्ता को चुनौती देने वाले बिहार के शक्तिशाली स्थानीय सरदारों गिद्धौर यानी जमुई, खड़गपुर, मुंगेर और भोजपुर के राजाओं को युद्ध में करारी शिकस्त दी और उन्हें अधीनता स्वीकार करने पर विवश किया। रोहतास को बनाया राजधानी। राजा मान सिंह ने रोहतासगढ़ को बिहार सूबे की नई राजधानी बनाई। इसको लिख लीजिएगा नोट्स में कि किसने रोहतास को राजधानी बनाया था, ठीक है। उनके द्वारा रोहतासगढ़ के किले में बनवाए गए अनेक भव्य महलों, प्रशासनिक भवनों और दुर्गों के ऐतिहासिक अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। राजमहल, अकबर नगर। मान सिंह ने कुछ समय के लिए राजमहल, जो वर्तमान में झारखंड राज्य का हिस्सा है, को भी अपनी गतिविधियों का केंद्र और राजधानी बनाया था। उस नगर का नया नाम बदलकर अकबर नगर रख दिया गया था, ठीक। जहांगीर का काल आता है। अकबर के बाद जब जहांगीर शासनकाल आया तो मुगलों ने बिहार के खोखरा देश यानी छोटा नागपुर, झारखंड का हीरा उत्पादक क्षेत्र जो था, अपना सैन्य अभियान चलाकर नियंत्रण स्थापित कर लिया। कुछ फैक्ट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसको अपने नोट्स में आप लोग नोट कर लेंगे। तारीख़ दाऊदी का फैक्ट परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। शेर शाह द्वारा जो 1541 ईस्वी में पटना को राजधानी बनाने और किला बनवाने का प्रमाणिक विवरण जो मिलता है वो अब्दुल्ला की तारीख़ दाऊदी में मिलता है, ठीक है। अकबर बनाम दाऊद खां 1574-76। छात्रों को तो आप समझिए इस तरह से कि अकबर खुद 1574 में पटना आया और 1576 में उसने पटना को जीतकर बिहार के आखिरी अफगान वंश करारानी वंश को खत्म कर दिया। तो अगर सवाल पूछ दे कि आखिरी अफगान वंश बिहार का कौन सा था, तो आपको करारानी याद रखना है, ठीक है। बिहार सूबा कब बना, तो बीपीएससी प्री में कई बार प्रश्न पूछ चुका है कि बिहार को मुगलों का एक स्वतंत्र सूबा यानी प्रांत कब घोषित किया गया, तो 1580 ईस्वी में। राजा मान सिंह की राजधानी, ठीक है, तो बिहार की राजधानी पटना नहीं बल्कि रोहतास थी। किस समय? मुगलों के समय। उन्होंने झारखंड के राजमहल का नाम बदलकर अकबर नगर किया था। तो ये सब बात लिख लीजिए। लगान का अंतर। अबुल फजल के अनुसार अकबर के समय बिहार से 55 लाख लगान आता था, जो औरंगजेब के समय फ्रांसीसी यात्री बर्नियर के अनुसार बढ़कर 96 लाख हो गया था, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर मुगल कालीन बिहार अजीमाबाद का उदय और फरुख सियर का राज्य अभिषेक। जहांगीर का काल। खोखरा देश, छोटा नागपुर से हीरे और सोने की प्राप्ति, आर्थिक लाभ और नियंत्रण। जहांगीर के शासनकाल में छोटा नागपुर, खोखरा देश के क्षेत्र पर मुगलों का पूर्ण अधिकार स्थापित हो गया। राजनीतिक दृष्टि से यह विजय मुगलों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई, क्योंकि इस क्षेत्र की समृद्ध हीरे की खानों पर मुगलों का सीधा नियंत्रण स्थापित हो चुका था। तुजुके जहांगीरी का साक्ष्य। जहांगीर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में इस बात
का विशेष रूप से उल्लेख किया है कि इस छोटा नागपुर क्षेत्र से मुगलों को बहुमूल्य हीरे के साथ साथ सोने गोल्ड की भी प्राप्ति होती थी। राजकुमार परवेज की सूबेदारी और शाहजहां का विद्रोह 1621 से 1624। राजकुमारों को सूबेदारी की परंपरा। मुगल काल में बिहार के प्रशासनिक महत्व को देखते हुए यहाँ के शासन को विशेष प्राथमिकता दी गई। 1621 ईस्वी में सम्राट जहांगीर ने अपने पुत्र राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति यानी सूबेदार नियुक्त किया। इसके बाद यह एक अस्थाई परंपरा बन गई, ठीक है, परमानेंट, कि बिहार का यह प्रतिष्ठित पद जो है केवल शाही परिवार के राजकुमारों को ही प्रदान किया जाने लगा। ठीक है, इसी तरह की व्यवस्था कि प्रांतों का गवर्नर राजकुमार होगा, बताइए किस डायनेस्टी में था एंशिएंट हिस्ट्री में? मौर्य डायनेस्टी में था। ठीक है, चलिए, शाहजहां का विद्रोह 1623 से 1624 ईस्वी। वर्ष 1623 से 24 के दौरान बिहार का क्षेत्र राजकुमार शाहजहां के अपने पिता के खिलाफ किए गए राष्ट्रव्यापी विद्रोह से बुरी तरह प्रभावित रहा। शाहजहां ने सैन्य बल से राजकुमार परवेज के अधिकारियों को खदेड़ कर बिहार के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। हालांकि शाही सेना की मुस्तैदी के कारण शाहजहां के इस विद्रोह को शीघ्र ही दबा दिया गया। इस विद्रोह के शांत होने के बाद आगे चलकर शाहजहां के संपूर्ण शासन काल में बिहार में लंबे समय तक शांति और सुव्यवस्था बनी रही। अब आता है औरंगजेब का काल। राजकुमार अजीम और अजीमाबाद का निर्माण 1702 ईस्वी। राजकुमार अजीम की नियुक्ति 1702 ईस्वी में सम्राट औरंगजेब ने 1702 ईस्वी में अपने अत्यंत प्रिय पौत्र यानी पोते राजकुमार अजीमुशान को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया। अजीम का यह सूबेदारी कार्यकाल लगभग 1 दशक यानी 10 वर्ष तक रहा। अजीमाबाद और 1 करोड़ का खर्च। राजकुमार अजीम ने ऐतिहासिक पटना नगर का पुनरुद्धार करते हुए इसका नया नाम अजीमाबाद रखा। उसने इस शहर का भव्य पुनर्निर्माण कराया और इसके सौंदर्यकरण, ठीक है, खूबसूरती व नागरिक विकास पर उस जमाने में 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि खर्च की। वर्तमान पटना सिटी क्षेत्र के अनेक प्रसिद्ध मोहल्ले आज भी उन्हीं नामों से जाने जाते हैं जो इस समय, ठीक है, अजीमाबाद काल के दौरान निर्धारित किए गए थे। मुर्शिद कुली खां से मतभेद। राजकुमार अजीम के पटना में आकर अस्थायी रूप से बसने का एक बड़ा कारण यह भी था कि उसके संबंध औरंगजेब के अत्यंत योग्य, करे और अनुशासन प्रिय दीवान मुर्शिद कुली खां के साथ अच्छे नहीं थे। इसी राजनीतिक खींचातान के चलते 1704 ईस्वी में दीवान मुर्शिद कुली खां ने बंगाल का प्रशासनिक कार्य पूरी तरह अपने हाथों में ले लिया और अपनी मुख्य राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद बंगाल स्थानांतरित कर लिया। इस दौरान औरंगजेब के शासनकाल में देश के अन्य हिस्सों में भी विद्रोह होते रहे, परंतु बिहार में शांति बनी रही। बात करेंगे फर्रुखसियर का बिहार में ऐतिहासिक राज्याभिषेक 1713 ईस्वी। तो राजनीतिक उथल पुथल। 1712 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह 1707 से 1712 सम्राट बना। उसने राजकुमार अजीमुशान को पुनः बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। तो ये सवाल पूछ देता है कि औरंगजेब के बाद कौन मुगल सम्राट बना था? ठीक है, तो वो था बहादुर शाह। ठीक, तो अजीमुशान को पुनः जो है बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और उसके पुत्र फर्रुखसियर को बंगाल में नायब, ठीक है, यानी डिप्टी का पद प्रदान किया गया। 1711 ईस्वी में फर्रुखसियर बंगाल से बिहार चला आया। इसके अगले ही वर्ष 1712 ईस्वी में सम्राट बहादुर शाह की मृत्यु हो गई और उत्तराधिकार के युद्ध में अजीमुशान की पराजय व मृत्यु हो गई, जिसके बाद जहादर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा, पहला मुगल सम्राट जिसका राज्य अभिषेक बिहार में हुआ। तो अपने पिता की मृत्यु के बाद फर्रुखसियर ने पटना में ही अपना औपचारिक ऑफिशियल राज्याभिषेक कराया। इसके बाद उसने सैयद बंधुओं की सहायता से आगरा के युद्ध में जहादर शाह को पराजित किया और दिल्ली का वास्तविक सम्राट बना। इतिहास का यानी फर्रुखसियर जो है इतिहास का पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना की धरती पर संपन्न हुआ था। बिहार पर बंगाल के नवाबों का प्रभुत्व और वैश्विक व्यापार।
नवाबों का बढ़ता वर्चस्व, फर्रुखसियर के शासनकाल 1712 से 1719। बिहार में कई सूबेदार थोड़े थोड़े समय के लिए नियुक्त किए गए, लेकिन इस दौर में दिल्ली की केंद्रीय सत्ता इतनी कमजोर हो गई थी कि बिहार धीरे धीरे बंगाल के नवाबों का जो है पूर्ण प्रभुत्व वर्चस्व स्थापित हो चला। बंगाल के चतुर नवाब मुर्शिद कुली खां ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही बंगाल को व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र कर लिया था, और धीरे धीरे उसने बिहार के प्रशासनिक व वित्तीय क्षेत्रों पर भी अपना वर्चस्व विस्तृत कर लिया। वैश्विक व्यापार का केंद्र। इन राजनीतिक बदलावों के बावजूद इस काल में बिहार की आर्थिक संपन्नता निरंतर बनी रही। मुगलकालीन बिहार अंतर्राष्ट्रीय व विदेशी व्यापार का एक मुख्य केंद्र था। बिहार के व्यापारिक संपर्क एशिया के विभिन्न देशों के साथ, अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्रों और यूरोप के प्रमुख व्यापारिक नगरों के साथ सीधे बने हुए थे, जहां यहाँ से सूती वस्त्र, सोरा सोरा किसको कहते हैं, सॉल्ट पीटर, ये गोला बारूद बनाने में काम आता है, ठीक है, और अनाज का भारी निर्यात होता था। इस प्रकार मध्यकालीन बिहार में सांस्कृतिक प्रगति और एक यानी मिश्रित समन्वित समाज के विकास का क्रम लगातार जारी रहा। थोड़े से फैक्ट्स की बात करते हैं। खोखरा देश का फैक्ट। वर्तमान झारखंड का छोटा नागपुर इलाका मुगल काल में खोखरा देश कहलाता था। जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में यहाँ से मिलने वाले हीरे और सोने का प्रमाणिक विवरण है। शाही सुबेदार 1621। परीक्षा के लिहाज से याद रखिएगा कि जहांगीर के बेटे राजकुमार परवेज 1621 ईस्वी में सूबेदार बनने के बाद से बिहार की सूबेदारी केवल शाही राजकुमारों को देने की रीत शुरू हो गई थी। पटना का नाम अजीमाबाद, ठीक है। तो औरंगजेब के पोते राजकुमार अजीम ने 1702 ईस्वी में पटना को नया नाम अजीमाबाद दिया और 1 करोड़ खर्च करके इसका सुंदरीकरण कराया था। आज भी पटना सिटी को कई लोग अजीमाबाद कहते हैं, और कुम्हरार के पास एक जगह है अजीमाबाद। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट। बीपीएससी प्री में यह प्रश्न दोहराया गया है कि वह कौन सा पहला मुगल राजा था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। उत्तर है फर्रुखसियर, पटना में 1713 ईस्वी में। बिहार का वैश्विक व्यापार, ठीक है, कि मध्यकाल के अंत में बिहार केवल एक कृषि प्रधान क्षेत्र नहीं था, बल्कि इसके व्यापारिक संबंध पूरे यूरोप, एशिया और अफ्रीका तट तक फैले हुए थे। बिहार में सूफी आंदोलन, सांस्कृतिक समन्वय और मध्यकालीन स्थापत्य कला। तो बिहार में सूफी आंदोलन और विभिन्न सिलसिले, सूफी ऑर्डर्स, ठीक है। तो आरंभिक सूफी संत। बिहार में मध्यकालीन सांस्कृतिक प्रगति के अंतर्गत एक समन्वित यानी मिश्रित परंपरा का विकास हुआ, जिसमें सूफी संतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। बिहार में आने वाले आरंभिक सूफियों में 12वीं शताब्दी में मनेर में आकर बसने वाले संत इमाम ताज फकीह सबसे प्रमुख थे। प्रमुख सिलसिले यहाँ के 13वीं शताब्दी तक बिहार में अनेक सूफी सिलसिले सक्रिय हो चुके थे, जिसमें चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी, मदारी और फिरदौसी सिलसिले प्रमुख थे, ठीक है, मुख्य थे। फिरदौसी सिलसिले की लोकप्रियता। बिहार में सबसे अधिक लोकप्रियता फिरदौसी सिलसिले को प्राप्त हुई। इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि 14वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन यहिया मनेरी थे। सामाजिक संदेश। इन विभिन्न सूफी संतों ने समाज में धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव, मानव सेवा और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व यानी साथ रहने का उपदेश दिया। इन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त धार्मिक कट्टरता यानी धर्मान मतलब धर्म के नाम पे धंधा, ठीक है, ऊंच नीच के भेदभाव और आपसी घृणा व द्वेष की कड़े शब्दों में निंदा की। सांस्कृतिक समन्वय के प्रतीक संत दरिया साहब, 18वीं शताब्दी। कबीर का प्रभाव। 18वीं शताब्दी के संत दरिया साहब बिहार में समन्वयवादी परंपरा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और महान प्रतिनिधि थे। उनके विचारों और दर्शन पर महात्मा कबीर के विचारों का गहरा प्रभाव था। दरियापंथी संप्रदाय। संत दरिया साहब के अनुयायी फॉलोअर्स जो हैं इतिहास में दरियापंथी कहलाएं। इसी विशेष पंथ की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इसमें इस्लाम और हिंदू धर्म का एक सुंदर संश्लेषित यानी मिश्रित सिंथेसाइज्ड रूप स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
विद्या यानी एजुकेशन, शिक्षा, ठीक है, का प्रमुख केंद्र फारसी शिक्षा। ईरानी यात्रियों का विवरण। विद्या और शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में मध्यकाल में बिहार की प्रधानता निरंतर बनी रही। मुगल काल के दौरान भारत आए विभिन्न ईरानी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांतों में बिहार के विद्वानों, कवियों और यहाँ की समृद्ध अकादमिक संस्कृति की विशेष रूप से प्रशंसा की है। ऐसे ईरानी यात्रियों का आगमन मुख्य रूप से 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच हुआ था। फारसी शिक्षा के मुख्य केंद्र। इस काल में बिहार में फारसी यानी पर्शियन शिक्षा के सबसे प्रमुख केंद्रों में पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर आदि नगर अग्रणी थे। शिक्षा के क्षेत्र में पटना की यह विशिष्ट ख्याति 18वीं शताब्दी के बाद ब्रिटिश काल की शुरुआत तक भी लगातार बनी रही। बिहार में मध्यकालीन स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर। बिहार में मध्यकालीन वास्तुकला के अनेक बेजोड़ उदाहरण बिखरे पड़े हैं। यदि हम तुर्क, अफगान, मुगल शैली के प्रमुख ऐतिहासिक ढांचों की चर्चा करें तो निम्नलिखित 3 मकबरे सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय हैं। मलिक इब्राहिम, मलिक बया का मकबरा, बिहार शरीफ, तुर्क शैली। निर्माण वर्ष। इसका निर्माण 1353 ईस्वी में हुआ था। शैली का आधार है यह मकबरा पूरी तरह तुगलक शैली पर आधारित है। विशेषता क्या है? इसकी प्रत्यक्ष प्रेरणा दिल्ली में स्थित गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे से ली गई। इसका सबसे बड़ा प्रमाण इसकी ढलानी दीवारें, स्लोपिंग वॉल्स और शंकु गुंबद, ठीक है, कॉनिकल में साफ देखा जा सकता है। शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम, अफगान शैली से स्थापत्य का शिखर। वर्ष निर्माण 1545 ईस्वी में चल बसते हैं। शेरशाह सूरी। ऐतिहासिक महत्व। सासाराम में स्थित शेरशाह का यह मकबरा केवल बिहार ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में अफगान स्थापत्य यानी अफगान आर्किटेक्चर का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। अष्टकोणी श्रृंखला का अंत। यह मकबरा भारत में बनने वाले अष्टकोणी ऑक्टागोनल मकबरों की स्थापत्य श्रृंखला का अंतिम और सबसे भव्य मकबरा भी है। बनावट की विशेषता की बात करें तो यह मकबरा एक विशाल झील के बीचों बीच एक ऊंचे चकोर चबूतरे पर निर्मित किया गया है। यह त्रिस्तरीय अष्टकोणीय इमारत बड़े ही सुंदर और संतुलित ढंग से एक विशाल गोलाकार गुंबद से ढकी हुई है। इसकी कुछ खास कलात्मक विशेषताओं का गहरा प्रभाव आगे चलकर मुगल वास्तुकला के विकास पर भी स्पष्ट रूप से पड़ा। शाह दौलत का मकबरा, छोटी दरगाह, मनेर, मुगल शैली। निर्माण वर्ष। निर्माता जहांगीर के शासनकाल में 1616 ईस्वी में बिहार के तत्कालीन प्रांतपति मुगल सूबेदार इब्राहिम खां काकर ने इसका निर्माण कराया था। शैली में अकबरकालीन संश्लेषित मुगल शैली मिश्रित कला के स्पष्ट और खूबसूरत प्रभाव दिखाई देते हैं। उत्तर मुगलकालीन महत्वपूर्ण इमारतें। रोहतासगढ़ के दुर्ग के महल अकबरकालीन मिश्रित मुगल शैली का शानदार प्रतिनिधित्व रोहतासगढ़ के दुर्ग किले में निर्मित मुगलकालीन महलों द्वारा भी बखूबी होता है, जिन्हें राजा मान सिंह ने बनवाया था। सैफ खां की मस्जिद, पटना सिटी, 1630 ईस्वी। वर्ष 1630 ईस्वी में पटना सिटी में बिहार के मुगल प्रांतपति सैफ खां द्वारा बनवाई गई मस्जिद शाहजहां के काल की अलंकृत सजावटी मुगल शैली के शुरुआती प्रभावों को सुंदर ढंग से दर्शाती है। नवाब हैबत जंग का मकबरा, पटना सिटी में। प्रवर्ती मुगल शैली, लेट मुगल स्टाइल पर आधारित पटना सिटी में स्थित नवाब हैबत जंग का मकबरा अपनी दीवारों पर तराशी गई अत्यंत सुंदर और महीन जाली वर्क के इतिहास और कला प्रेमियों के बीच आज भी बहुत प्रसिद्ध है। फैक्ट्स की बात करेंगे तो फिरदौसी सिलसिला और मनेरी साहब। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि बिहार में सबसे लोकप्रिय सिलसिला कौन सा था, तो फिरदौसी सिलसिला, और इसके सबसे बड़े संत मखदूम सरफुद्दीन यहिया मनेरी थे। संत दरिया साहब, दक्षिणपंथी बच्चों को समझाइए, तो आप लोग समझिए। दरिया साहब पर कबीरदास जी का बहुत प्रभाव था और उनके पंथ में हिंदू मुस्लिम एकता और संस्कृति का मेल दिखाई देता है। मलिक बया के मकबरे 1353। इसकी पहचान ढलानी दीवारें जो तुगलक काल की वास्तुकला की मुख्य पहचान हुआ करती थी। शेरशाह सूरी का मकबरा 1545 सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पसंदीदा सवाल है। इसकी मुख्य बातें जो हैं आप लोग लिख लीजिए, रट लीजिए। यह अष्टकोणी था, ऑक्टागोनल। भारत में अष्टकोणी मकबरे की सीरीज का आखिरी मकबरा। यह पानी झील के बीच में बना हुआ है। इसे संपूर्ण भारत में अफगान शैली का बेस्ट उदाहरण माना जाता है। मनेर शाह का दौलत मकबरा, मनेर का शाह दौलत मकबरा 1616 ईस्वी सूबेदार इब्राहिम खां काकर द्वारा निर्मित यह मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण उदाहरण है। बंगाल के नवाब, बिहार में राजनीतिक अस्थिरता और ब्रिटिश सत्ता का उदय। नवाब हैबतगंज
हैबत जंग के मकबरे का निर्माण काल, निर्माण समय 1748 ईस्वी। ठीक है, तो पटना सिटी में स्थित नवाब हैबत जंग का मकबरा, जो अपनी सुंदर जालियों के लिए प्रसिद्ध है, का निर्माण मुख्य रूप से 1778 ईस्वी के आसपास हुआ था। यह वह समय था जब बिहार के क्षेत्र पर पूरी तरह से बंगाल के नवाबों का राजनीतिक आधिपत्य प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। बंगाल के नवाब और बिहार राजनीतिक पृष्ठभूमि 1707 से 1733 ईस्वी। मुर्शिद कुली खां की स्वायत्ता, वर्ष 1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खां ने केंद्रीय मुगल सत्ता को वार्षिक नजराना यानी टैक्स देना बंद कर दिया और व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र हो गया। उत्तराधिकारी का संघर्ष, औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह प्रथम 1707 से 12 के शासनकाल की समाप्ति के बाद राजकुमार अजीम, जिन्हें अजीमुशान की उपाधि प्रदान की गई थी, जो बिहार के सूबेदार थे, ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु वे उत्तराधिकार के युद्ध में बुरी तरह पराजित हुए और मारे गए। फर्रुखसियर की चुनौती और राज्यभिषेक। इसके बाद जहादर शाह 1712 से 13 मुगल शासक बना, मगर उसे अजीमुशान के पुत्र फर्रुखसियर ने कड़ी चुनौती दी। फर्रुखसियर का ऐतिहासिक राज्याभिषेक 1713 ईस्वी में पटना की धरती पर ही हुआ था। इसके उपरांत उसने आगरा के समीप हुए युद्ध में जहादर शाह को हराकर दिल्ली के मुगल सिंहासन पर अधिकार कर लिया। नवाबों का प्रत्यक्ष शासन 1733 ईस्वी। केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने से बिहार, बंगाल, उड़ीसा के विस्तृत क्षेत्र पूरी तरह बंगाल के नवाबों के वास्तविक नियंत्रण में आ गए। विशेष रूप से 1733 ईस्वी के पश्चात बंगाल के नवाब ने इन तीनों क्षेत्रों का प्रत्यक्ष सीधा शासन अपने हाथों में ग्रहण कर लिया। यह राजनीतिक स्थिति भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होने के समय तक निरंतर बनी रही। नायब नाजिम की परंपरा। हालांकि नवाब स्वयं बंगाल में बैठते थे, इसलिए बिहार का स्थानीय शासन चलाने के लिए एक उप नवाब अथवा नायब नाजिम डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति करते थे। नवाब अलीवर्दी खां का उत्थान और प्रशासनिक नियंत्रण 1734 से 56। अजीमाबाद का नवाब 1734-40 ईस्वी। बिहार के उप नवाबों नायब नजीम की श्रृंखला में सबसे अंतिम और प्रभावशाली नाम नवाब अलीवर्दी खां का था। वह 1734 से 1740 ईस्वी तक अजीमाबाद पटना बिहार का शक्तिशाली नवाब उप नवाब रहा। बंगाल पर कब्जा 1740 ईस्वी। वर्ष 1740 में अलीवर्दी खां ने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां के वंशज सरफराज खां को गद्दी से विस्थापित कर दिया, यानी हटा दिया। संपूर्ण बंगाल पर अपना प्रत्यक्ष अधिकार स्थापित कर लिया, पूर्ण नियंत्रण। इसके बाद 1756 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक बिहार, बंगाल और उड़ीसा के तीनों राज्यों के विशाल भूभाग पर अलीवर्दी खां का व्यक्तिगत और मजबूत नियंत्रण स्थापित रहा। मुगलों के पतन के बाद अराजकता, अफगान मराठा आक्रमण। मुगल साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप संपूर्ण उत्तरी भारत में भारी राजनीतिक अराजकता और अस्थिरता फैल गई, जिससे बिहार का क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। अफगानों का विद्रोह। बिहार के आंतरिक क्षेत्रों में स्थानीय अफगान कबीलों ने नवाब की सत्ता के खिलाफ हिंसक विद्रोह शुरू कर दिए। मराठा आक्रमण, चौथ वसूली। इसी दौर में शक्तिशाली मराठाओं ने भी बिहार के क्षेत्रों में घुसकर भारी लूटमार मचाई। हैबत जंग की नियुक्ति। इन बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को संभालने के लिए नवाब अलीवर्दी खां ने अपने चतुर प्रशासनिक उपायों के तहत जैनुद्दीन हैबत जंग को बिहार का नया उप नवाब नायब नाजिम बनाया। हैबत जंग ने बिहार में कुछ समय के लिए विद्रोही अफगानों पर कड़ा अंकुश लगाया। हैबत जंग की हत्या। 1748 ईस्वी में विद्रोही अफगानों ने उप नवाब हैबत जंग की धोखे से हत्या कर दी। अलीवर्दी खां का जवाबी कार्रवाई। अपने नायब की हत्या की खबर सुनकर नवाब अलीवर्दी खां ने स्वयं सेना लेकर व्यक्तिगत रूप से बड़ी कार्रवाई की। उसने रानी सराय के युद्ध और पुनः पटना के युद्धों में अफगान विद्रोहियों को बुरी तरह पराजित कर उनके इस भयानक विद्रोह को पूरी तरह शांत कर दिया। मराठों से फतुहा का युद्ध। 1751 ईस्वी में नवाब अलीवर्दी खां ने 1751 ईस्वी में मराठाओं को भी पटना के पास फतुहा के समीप हुए एक भीषण युद्ध में पराजित किया। हालांकि नवाब की यह सफलता अस्थायी सिद्ध हुई, क्योंकि मराठों के निरंतर बढ़ते दबाव के आगे चलकर मराठों ने नवाब से उड़ीसा के अधिकांश क्षेत्रों को पूरी तरह छीन लिया। ठीक। सिराजुद्दौला का उदय, प्लासी की लड़ाई 1757 और ब्रिटिश सत्ता की शुरुआत। सिराजुद्दौला का नवाब बनना 1756 ईस्वी। नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु 1756 के बाद उसका नाती पुत्री का पुत्र
सिराजुद्दौला बंगाल का नया नवाब बना। अंग्रेजों से संघर्ष का कारण नवाब बनते ही ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं और दस्तक फ्री ट्रेड पास के किए जा रहे भारी दुरुपयोग के प्रश्न पर सिराजुद्दौला अंग्रेजों से तीखा संघर्ष शुरू हो गया। प्लासी की लड़ाई जून 1757 अंग्रेजों और नवाब के इसी आपसी विवाद की परिणति 23 जून 1757 को ऐतिहासिक प्लासी की लड़ाई बैटल ऑफ प्लासी के रूप में हुई। बैटल ऑफ प्लासी को कहते हैं कि नेवर फाउट, ऐसी लड़ाई जिसको लड़ा ही नहीं गया। ठीक है, तो इस प्रसिद्ध युद्ध में मीर जाफर की गद्दारी के कारण नवाब सिराजुद्दौला बुरी तरह पराजित हुआ, जबकि बहुत बड़ी सेना थी इसकी, मतलब अंग्रेजों के बनिस्पत। ठीक है, बाद में अंग्रेजों व मीर जाफर के पुत्र मीरन द्वारा मार दिया गया, किसको? सिराजुद्दौला को। ब्रिटिश सत्ता का उत्कर्ष। इस युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों की कठपुतली मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बना। प्लासी की इस ऐतिहासिक घटना के साथ ही बिहार और संपूर्ण पूर्वी भारत में ब्रिटिश सत्ता के उत्कर्ष उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसने आगे चलकर पूरे भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया। फैक्ट्स की बात करें, 1733 का महत्व, यह वर्ष जो है यह वह वर्ष है जब बिहार प्रशासनिक रूप से पूरी तरह बंगाल के नवाबों के सीधे नियंत्रण में आ गया था। नवाब यहाँ का शासन चलाने के लिए नायब नजीम उपनवाब बहाल करते थे। अलीवर्दी खां की क्रोनोलॉजी ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1734 से 1740 वह बिहार का उपनवाब था। 1740 सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में हराकर खुद जो है बंगाल का नवाब बन बैठता है। ठीक है, फतुहा का युद्ध होता है 1751 ईस्वी। ठीक है, मराठों ने बिहार में भी आक्रमण किया था। अलीवर्दी खान ने उन्हें फतुहा के पास हराया था, हालांकि बाद में मराठों को उड़ीसा देना पड़ा था। हैवत जंग की हत्या 1748 परीक्षा में पूछा जा सकता है। अलीवर्दी खान के किस नायब नजीम की अफगानों ने हत्या की थी? तो जैनुद्दीन हैवत जंग। इसी के बाद नवाब ने उन्हें रानी सराय के युद्ध में कुचला था। प्लासी का युद्ध होता है 1757। ठीक है, प्लासी की जीत केवल बंगाल की जीत नहीं थी, बल्कि इसके बाद बिहार और उड़ीसा के रास्ते भी अंग्रेजों के लिए पूरी तरह खुल गए थे। बिहार में सिख धर्म और मध्यकालीन जनजातीय राज्य। बिहार में सिख धर्म की बात करें तो गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर जी की यात्रा गहरा संबंध है। मध्यकालीन बिहार से सिखों का बहुत पुराना और गहरा आध्यात्मिक संबंध रहा है। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान पटना में जो है, पटना साहिब कहते हैं उसको, अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ठीक, तख्त श्री पटना साहिब माना जाता है इसको, पटना स्टेशन से सामने ही है। गुरु नानक देव जी का आगमन। सिख धर्म के प्रवर्तक यानी संस्थापक गुरु नानक देव जी द्वारा बिहार के क्षेत्रों में व्यापक यात्रा करने की चर्चा सिखों की अनुश्रुतियों, परंपरागत कहानियों में प्रमुखता से मिलती है। उनकी जीवनी लिखने वाले अनेक विद्वानों के अनुसार गुरु नानक जी ने गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव, भागलपुर से आगे है, ठीक है, कहलगांव आदि क्षेत्रों की यात्रा की थी और यहीं से आगे बढ़ते हुए वे राजमहल झारखंड गए थे। इन क्षेत्रों में उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया और अनेक लोगों को अपना शिष्य बनाया। गुरु तेग बहादुर जी का आगमन। सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी का बिहार में आगमन 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी में हुआ था। वे सासाराम, सहसराम और गया के ऐतिहासिक रास्तों से होते हुए पटना पहुंचे थे। उस समय तक पटना में पहले से ही अच्छी खासी संख्या में सिख अनुयायी मौजूद थे, जिन्होंने गुरु जी का बहुत ही भव्य और श्रद्धापूर्वक स्वागत किया था। असम प्रस्थान और परिवार की सुरक्षा। पटना में निवास के दौरान ही गुरु तेग बहादुर जी को असम की ओर प्रस्थान करना पड़ा, जहां उन्हें मुगल सम्राट औरंगजेब के राजपूत सेनापति राजा राम सिंह को सैन्य सहायता देनी थी। पटना से प्रस्थान करते समय वे अपनी गर्भवती पत्नी माता गुजरी देवी को उनके भाई कृपाल चंद्र के संरक्षण में पटना में ही छोड़ गए थे। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म मसनद व्यवस्था और माता साहिब देवी। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1666 ईस्वी पावन धरती पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को बाल गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। वे लगभग 4.5 वर्ष की आयु तक पटना नगर में ही रहे और इसके बाद उनके पिता के आदेश पर सपरिवार पंजाब के आनंदपुर चले गए।
मसनद व्यवस्था का अंत। 10वें गुरु का पद ग्रहण करने के बाद उन्होंने बिहार के क्षेत्रों में सिख धर्म की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने मसनद यानी धार्मिक प्रतिनिधि भेजे थे। हालांकि आगे चलकर गुरुजी ने इस मसनद व्यवस्था में आई विसंगतियों के कारण इसे पूरी तरह समाप्त यानी अंत कर दिया। माता साहिब देवी के प्रति श्रद्धा। ठीक है, वर्ष 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी के निधन के बाद भी उनकी पत्नी माता साहिब देवी के प्रति बिहार के सिख अनुयायियों की अटूट भक्ति और श्रद्धा बनी रही। 1717 से 1730 ईस्वी के बीच बिहार के सिखों ने माता साहिब देवी की सेवा में नियमित रूप से धन, रसद और अन्य आवश्यक सहयोग सामग्री भेजने की एक स्थायी व्यवस्था बना रखी थी। मध्यकालीन बिहार के जनजातीय राज ट्राइबल किंगडम्स, पाल वंश के पतन के बाद अस्थिरता। पाल साम्राज्य के पतन के काल में बिहार में जो भारी राजनीतिक अस्थिरता और शून्यता पैदा हुई थी, उसके फलस्वरूप बिहार के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में स्थानीय जनजातीय राजाओं की शक्ति और प्रभाव में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। प्रमुख जनजातीय कबीले और उनके क्षेत्र। खरवार वंश। सोन नदी की घाटी के विस्तृत क्षेत्र में खरवार राजाओं का प्रभाव बढ़ा। भार वंश। पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य बिहार के कुछ हिस्सों में भार जनजाति के शासकों ने अपनी शक्ति मजबूत की। चेरो राजवंश। सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद, पलामू वर्तमान झारखंड के क्षेत्रों में चेरो शासक सबसे अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सिद्ध हुए। चेरो राजवंश का विस्तार, तुर्कों से संघर्ष। क्षेत्रों पर अधिकार। चेरो जनजाति द्वारा 12वीं शताब्दी तक आते आते पश्चिमी बिहार, चंपारण, मुजफ्फरपुर के बहुत बड़े क्षेत्रों पर अपना राजनीतिक अधिकार स्थापित कर लिया था। मुस्लिम सूफियों पर अत्याचार और तुर्कों की कार्रवाई। ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि इन स्थानीय चेरो शासकों द्वारा मुस्लिम सूफी संतों पर अत्याचार किए गए थे। चेरो शासकों के इसी धर्मांधतापूर्ण और आक्रामक आचरण के विरुद्ध तीखी प्रतिक्रिया करते हुए तुर्क सुल्तानों ने उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई आरंभ की। मलिक इब्राहिम बया द्वारा दमन। बिहार के तुर्क प्रशासक मुक्ता मलिक इब्राहिम बया ने चेरो शासकों पर भीषण हमले किए और उनकी राजनीतिक शक्ति को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। इसके अतिरिक्त पूर्व में शेरशाह सूरी ने भी चेरो जनजाति के विरुद्ध बड़े सैनिक अभियान चलाए थे। चेरो राजवंश का अंतिम पतन। चेरो जनजाति की शक्ति वास्तविक और पूर्ण पतन 17वीं शताब्दी में भोजपुर के उज्जैनियों प्रधानों के साथ हुए एक लंबे व खूनी संघर्ष के परिणाम स्वरूप हुआ। इसके बाद 1624 ईस्वी में शाइस्ता खां और मुगलों के अभियानों का उसके कारण भी हुआ। ठीक है, तो थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं, फिर इनके अभियान को देखते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म विद्यार्थी को आप लोग देख लीजिए, इसको जो है लिख लीजिएगा। 26 दिसंबर 1666 पटना में 4.5 साल की उम्र तक जो है वो रहे थे और आनंदपुर चले गए थे पंजाब। गुरु तेग बहादुर जी की पटना यात्रा। तेग बहादुर जी औरंगजेब के सेनापति की मदद के लिए असम जा रहे थे। उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पटना में ही छोड़ दिया। मसनद व्यवस्था क्या थी? तो सिख धर्म के प्रचार और चंदा इकट्ठा करने के लिए गुरुओं द्वारा नियुक्त धार्मिक प्रतिनिधियों की एक प्रणाली थी, जिसे गुरु गोविंद सिंह ने बाद में बंद कर दिया। पाल काल के बाद जनजातीय राज परीक्षा के लिए जरूरी है। शाहाबाद, चंपारण, पलामू में किस जनजाति का राज था? तो चेरो राजवंश का। चेरो का पतन किसने किया? तो चेरो को शुरुआती झटका तुर्क अधिकारी मलिक इब्राहिम बयां और शेरशाह सूरी ने दिया, लेकिन इनका अंतिम पतन जो है वो 17वीं सदी में भोजपुर के उज्जैनियों, ठीक है, उज्जैनिया राजपूत राजाओं के हाथों हुआ। ठीक, अब बात करते हैं दाऊद खां का सैन्य अभियान, उसके विवरण के बारे में। ठीक है, तो बिहार का भौगोलिक एकीकरण और यूरोपीय व्यापारियों का आगमन होता है। चेरो उज्जैनिया संघर्ष और बिहार का पूर्ण प्रशासनिक एकीकरण। तो दाऊद खां का सैन्य अभियान होता है 1660 ईस्वी। वर्ष 1660 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार दाऊद खां द्वारा बिहार के पश्चिमी भागों में बड़े पैमाने पर सैनिक अभियान आयोजित किए गए। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र के स्थानीय चेरो और उज्जैनिया शासकों की बची खुची राजनीतिक शक्ति पूरी तरह छीन यानी कमजोर पड़ गई। छोटा नागपुर में जनसंख्या की ये बदलाव। ठीक है, इसके अतिरिक्त छोटा नागपुर झारखंड का क्षेत्र भी मुगल काल में प्रशासनिक रूप से बिहार सूबे में आंशिक रूप से शामिल रहा। इसी दौरान में इस पहाड़ी व जंगली क्षेत्र में बाहर से आने वाले नए लोगों, गैर जनजातीय लोगों के बसने की प्रक्रिया तेजी से आरंभ हुई। 3 भौगोलिक इकाइयों का मिलन। इस प्रकार मुगल काल के अंत तक आते आते
बिहार की तीनों मुख्य भौगोलिक इकाइयां, गंगा के उत्तर क्षेत्र मिथिला तिरहुत, गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग मगध अंग, दक्षिण में स्थित क्षेत्र छोटा नागपुर पठारी इलाका, ये तीनों हिस्से आपस में जुड़कर एक सुदृढ़ भौगोलिक एवं राजनीतिक इकाई के रूप में परिवर्तित हो गए। आगे चलकर ब्रिटिश शासन काल में इस क्षेत्र के प्रशासनिक एकीकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन को और अधिक मजबूती मिली। बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और व्यापारिक केंद्र, डेटा टेबल देखेंगे। मध्यकालीन बिहार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बहुत बड़ा जो है केंद्र था और यहाँ अलग अलग यूरोपीय देशों से कई व्यापारिक कंपनियों का आगमन और उनकी फैक्ट्रियों की स्थापना का विवरण इस प्रकार है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी, आगमन व फैक्ट्री की स्थापना, मुख्य व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक वर्तमान स्थिति और व्यापार की जाने वाली मुख्य वस्तुएं, व्यापार का मार्ग। ठीक है, तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनी पहली जो थी जो बिहार में आई वो पुर्तगाल थी। ठीक है, पुर्तगाली थी, पुर्तगीज थी। ये 17वीं शताब्दी के शुरुआत यानी सर्वप्रथम आए। बंगाल का हुगली जो है मुख्य केंद्र था इनका, जहाँ से वे नावों द्वारा पटना आते थे। ठीक है, नाव से, और व्यापार की जाने वाली मुख्य वस्तु थी यहाँ पे जो वो लाते थे मसाले, चीनी, मिट्टी के बर्तन, और ले जाते थे सूती व अन्य वस्त्र। ठीक, व्यापार का मार्ग इनका देखे तो हुगली से गंगा नदी के जलमार्ग द्वारा नावों से पटना तक व्यापार करते थे। ठीक, उसके बाद आए अंग्रेज 1620 में। ठीक, इनका प्रयास शुरू हुआ। वास्तविक सफलता जो इनको मिलती है फैक्ट्री स्थापित करने के लिए तो 1651 में ये स्थापित कर पाते हैं। ठीक है, इनका मुख्य केंद्र था पटना के आलमगंज में पहला प्रयास हुआ। बाद की फैक्ट्री वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस जो है वहाँ हुआ। ठीक, ये क्या करते थे, किसका व्यापार करते? सूती वस्त्र, अनाज, सोरा, सॉल्ट पीटर और नील इंडिगो का व्यापार करते थे। कौन? अंग्रेज। सॉल्ट पीटर के बारे में मैंने बताया कि ये गोला बारूद बनाने के काम आता था और उच्च कोटि का मिलता था बिहार में, सबसे पूरी दुनिया में फेमस था। व्यापार का मार्ग देखें तो आलमगंज में शुरुआती प्रयास विफल रहा, लेकिन 1651 ईस्वी में स्थायी सफलता मिल गई। तो व्यापार अगर देखें तो केंद्र जो है अंग्रेजों का बिहार ही रहा। ठीक है, उसके बाद आए डच, हॉलैंड वाले। 1632 ईस्वी में फैक्ट्री की स्थापना हुई इनकी। ठीक, वर्तमान पटना कॉलेज जो है उसका उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री था। ठीक है, ये किस चीज़ का व्यापार करते थे? सूती वस्त्र, अनाज, विशेष रूप से शोरे की प्राप्ति करते थे। गोला बारूद बनाना था इनको भी। डच व्यापारियों की अत्यधिक रुचि बिहार के शोरे और सूती वस्त्रों में थी। ठीक है, उसके बाद आए डेनमार्क वाले। 1774 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित हुई। वर्तमान पटना सिटी में नेपाली कोठी जो है उसी के समीप। स्थानीय उत्पाद जो भी होता था उसी में ये व्यापार करते थे। वस्त्र और शोरा इनके भी मुख्य व्यापार वस्तु थे। यह कंपनी जो है अन्य यूरोपीय शक्तियों के काफ़ी बाद में सक्रिय हुई। ठीक है, लगभग 100 साल बाद। देख ही रहे। बिहार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक स्वरूप। वैश्विक व्यापारिक संपर्क। यूरोपीय व्यापारियों के माध्यम से मध्यकाल में बिहार का व्यापार केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका विस्तार मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्रों और विभिन्न यूरोपीय देशों के साथ अत्यंत उन्नत रूप से स्थापित हो चुका था। राजनीतिक महत्व व जासूसी दायित्व। व्यापार के इस विशाल नेटवर्क के कारण बिहार के क्षेत्र राजनीतिक महत्व मुगलों और नवाबों के लिए बहुत अधिक था। 18वीं शताब्दी में बिहार में तैनात अंग्रेज फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी, व्यापारिक अधिकारी जो होते थे, को व्यापार के साथ साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण और राजनीतिक दायित्व भी निभाना पड़ता था। उसे दिल्ली की राजनीतिक परिस्थितियों की गुप्त जानकारी लेनी होती थी और उससे बंगाल के अंग्रेज अधिकारियों को लगातार अवगत यानी अपडेट कराना पड़ता था। प्रमुख विदेशी यात्रियों के विवरण देखें पटना की समृद्धि के बारे में तो 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान भारत आए विभिन्न यूरोपीय यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में बिहार के व्यापारिक केंद्रों और पटना नगर के वैभव की खुलकर चर्चा की है। तो फ्रांसीसी यात्री टैवर्निगे, ठीक है, टैवर्निगे 17वीं शताब्दी के मध्य में आए। इस सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी हीरा व्यापारी ने लिखा है कि पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, संपूर्ण उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। यात्री मैंड्रिक ने लिखा है कि लगभग इसी कालखंड में आए। ठीक है, एक अन्य जो यूरोपीय यात्री है मैंड्रिक, अपने विवरण में पटना की विशालता को रेखांकित करते हुए इसकी जनसंख्या को लगभग 2 लाख बताता है। जॉन मार्शल और पीटर मुंडी। अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल, पीटर मुंडी ने भी इस काल में पटना की अत्यधिक आर्थिक समृद्धि, यहाँ के अमीर वर्ग, धनी व्यापारियों और नवाबों के ऐश्वर्यपूर्ण, विलासितापूर्ण और ठाठ बाट वाले जीवन की विस्तृत चर्चा अपने
संस्मरणों में की है। ठीक है, अब फैक्ट्स की बात करते हैं। बिहार में सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाल आए थे, पुर्तगाली, और इंडिया में भी वही आए थे। ठीक है, तो नावों से मसाले लाते थे, पटना से सूती कपड़ा लेकर बंगाल लौट जाते थे। डच और अंग्रेजी फैक्ट्रियों जो है हॉट टॉपिक है बीपीएससी का। परीक्षा में तारीखें बार बार पूछी जाती हैं, जैसे कि डच फैक्ट्री कब बनी? 1632, वर्तमान में पटना कॉलेज की बिल्डिंग। अंग्रेज फैक्ट्री कब बनी? 1651, वर्तमान में गुलजार बाग प्रिंटिंग प्रेस है। डेन फैक्ट्री कब बनी? 1774, पटना सिटी की नेपाली कोठी के पास। सोडा और नील का व्यापार छात्रों को समझाए तो आप समझिए। जमाने में बंदूक का बारूद बनाने के लिए सोडा यानी सॉल्ट पीटर की बहुत मांग थी उस जमाने में। बिहार का सोडा पूरी दुनिया में बेस्ट माना जाता था। इसी को खरीदने डच और अंग्रेज जो है यहाँ खींचे चले आए थे। विदेशी यात्रियों के कोटेशन परीक्षाओं के लिए मुख्य कथन याद रखिएगा। टैवर्निगे ने कहा था कि पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। मैनरिक उस दौर में पटना की आबादी 2 लाख बताई थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा महानगर था। ठीक है, तो ये हमारा मध्यकालीन भारत था बिहार का, जो खत्म होता है। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे। मिलते हैं अगली